हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रुचिता और स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास में स्टार्ट करें, कंफर्म करिएगा दोस्तों। आज की क्लास आज की क्लास का जो एडिटोरियल है वो आप लोगों को ये सिखाएगा कि जो दूसरे कंट्रीज में वॉर चल रही है या जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है उससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम जो भी आर्टिकल कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड करते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, हम उसी के ऊपर एडिटोरियल करते हैं। अगर बैकग्राउंड में आप लोगों को वॉइस आ रही हो तो प्लीज इग्नोर करिएगा, कुछ देर तक बैकग्राउंड में वॉइस आएगी। और अगर आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने मेंस के एग्जाम दिए, प्री के एग्जाम दिए, तो उसमें जनरली ऐसा आरसी बनता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। पॉलिटिक्स के ऊपर या कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब नॉर्मल किसी पार्टी के बीच में, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहीं विजिट करने गए, ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो हमें एग्जाम रेलिवेंट पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी एग्जाम की तरह तैयार होगी जो एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही साथ आप लोग को पता चलेगा इकोनॉमी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। शाम को 8 बजे इसके ऊपर हम क्यूज चला रहे हैं। बहुत शानदार लेवल के क्यूज होते हैं, मेंस लेवल के। मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं उसके बाद जो इस पे क्यूजेस हो रहे हैं मैं वो भी आप लोग को सॉल्व करवाया करूंगा। ठीक है, क्योंकि क्यूज का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता जा रहा है। मेंस के क्वेश्चंस, प्री के क्वेश्चंस सब मिक्स आ रहे हैं। बहुत शानदार लेवल, मैं खुद चेक करता हूँ, लेवल बहुत शानदार है ना। तो मैं इसको खुद आप लोग को सोल्व कराऊंगा। थोड़ा सा मुझे रेगुलर रूटीन में आने दो। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले अपन वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं, आ जाइए, है ना। तो वोकैबुलरी में पहला वोकैब है बसेट विथ। क्या लिखा हुआ है? बसेट विथ। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, बेसेट के साथ विथ ही आता है, हमेशा याद रखिएगा। बेसेट विथ का मतलब होता है चारों तरफ से प्रॉब्लम में घिरा होना। मतलब प्रॉब्लम में है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो उसको अपन बेसेट विथ कहते हैं। अगर आप इसका मीनिंग जानने की कोशिश करोगे तो मीनिंग हो जाएगा टू बी ट्रबल्ड, सराउंडेड और प्लेग्ड बाय प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। तो घिरा हुआ है प्रॉब्लम से और डिफिकल्टी से, बसेट विथ। बसेट के साथ हमेशा विथ आता है। एग्जाम में जब एरर बनेगी तो क्या बनाएगा? बसेट बाय, बाय काट करके आपको विथ लगाना होगा। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन की एरर है। द इकोनॉमी इज बसेट विथ स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज। तो जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे घिरी हुई है स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज से एंड पॉलिसी डिले से। अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो प्लेग बाय भी आता है, अफ्लिक्टेड बाय। अफ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है? अफ्लिक्ट, इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है? अफ्लिक्ट है। अफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, है ना। तो साबोटाज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो साबोटाज का मतलब क्या होता है? किसी को तहस नहस कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ देना। अफ्लिक्ट भी वहीं से बना है। अफ्लिक्ट का मतलब नुकसान पहुंचाना, तो अफ्लिक्टेड विथ होता है। डॉग्ड बाय होता है, डोज बाय होता है। एनकम्बर्ड, एनकम्बर का मतलब क्या होता है? एनकम्बर का मतलब होता है प्रॉब्लम, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल्स। तो एनकम्बर्ड बाय, रिडल विथ। तो ये सब क्या हो जाएंगे? एक सिनोनिम्स फ्रेजेस हो जाएंगी जो आप लोगों को याद रखनी है। इन सब का ही मतलब होता है कोई प्रॉब्लम से या परेशानियों से घिरा हुआ है। अगर आप एंटोनी देखोगे, फ्री फ्रॉम, अनट्रबल्ड बाय, रिलीव्ड ऑफ, क्लियर ऑफ, इम्यून टू। इम्यून टू का मतलब लड़ने के लिए रेडी है किसी भी प्रॉब्लम से, इम्यून टू है। क्या यहां तक क्लियर है? पता, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है और कोई इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फ्रेजल वर्ब आप लोग को याद रखना। अगला वो क्या है? डिस्क्विटिंग। तो ये बना है डिस्क्विट से। देखो इसकी बेस फॉर्म क्या है? डिस्क्विट। देखो कैसे याद रखोगे मैं आप लोग को बताता हूं। डिस्क्वाइट आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट, जिसमें लास्ट में टी आता है। आप है ना क्वाइट को पकड़ो, क्वाइट को। क्वाइट में लास्ट में टी आ रहा है, टी मतलब
आप ये मानो कि अगर लास्ट में टी आ रहा है, मतलब एक और वोकैब होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं जब आप लोग को समझ में आएगा। एक ये क्वाइट होता है जिसमें ई लास्ट में आता है, यहां पर टी आ रहा है लास्ट में। जब ई लास्ट में आता है और जब टी लास्ट में आता है तो उसके मीनिंग में फर्क होता है। अगर टी लास्ट में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज चुप है, साइलेंट है। टी लास्ट में आ रहा है तो कैसे याद रखोगे, जब कोई चीज चुप है, साइलेंट है, तो मतलब उसने अपने लिस्ट पे फिंगर रखी हुई है, तो मतलब वो कुछ बोल नहीं सकता। अपन साइलेंट होने का इशारा कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो हम इस टी को फिंगर मान करके साइलेंट को याद रखते हैं। जब टी लास्ट में नहीं होता, ई होता है, तो इसका मतलब एक्सट्रीम डिग्री होता है, ये डिग्री को बताता है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइलेंट, साइलेंट के आगे मैंने डिस लगा दिया तो डिस साइलेंट, मतलब शोरगुल, कियोस, है ना, एंजाइटी। आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइटिंग, तो डिस्क्वाइटिंग का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, कोजिंग एंजाइटी, अनईज और कंसर्न। साइलेंट काम का उल्टा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। द रिपोर्ट ऑफर्ड, रिपोर्ट ऑफर करिए मतलब रिपोर्ट दिखा रही है एक डिस्क्वाइटिंग असेसमेंट। असेसमेंट कैसा था, जो एंजाइटी से भरा हुआ था, अनईजनेस से भरा हुआ था। और फिजिकल स्टेबिलिटी, कि फिजिकल स्टेबिलिटी आगे सही नहीं है। अगर आप सिनोनिम्स में जाएंगे तो अनसेटलिंग हो जाएगा, परटर्बिंग मतलब डिस्टर्बिंग होता है, अलार्मिंग आप लोग को पता ही है, डिस्कंसर्टिंग आप लोग को पता ही है, ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है आगे कुछ बुरा होने वाला है। ओमिनस मतलब आगे कुछ बुरा होने वाला है। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वोकैबुलरी। और मैं आप लोग को वापस से एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो एडिटोरियल की क्लास का जो रेशियो होना चाहिए, जो भी क्लास आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये ना हो कि वोकैबुलरी 1 घंटे तक चल रही है। एडिटोरियल मतलब वोकैबुलरी नहीं होता है। एडिटोरियल मतलब रीडिंग ज्यादा होता है, वोकैबुलरी कम होता है। क्यों, क्योंकि एडिटोरियल के अंदर हम रीडिंग पे ध्यान देते हैं। जब रीडिंग पे ध्यान देते हैं तो कुछ वोकैबुलरी हमें सेंस से, कॉन्टेक्स्ट से भी समझनी होती। या तो फिर वोकैबुलरी वाली क्लास लगाओ जिसमें से वोकैबुलरी हो। अगर एडिटोरियल कर रहे हैं तो एडिटोरियल में रीडिंग का वेटेज ज्यादा होना चाहिए, रीडिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि वोकैबुलरी पे। तो इसलिए मैं जो आप लोग को वोकैबुलरी करवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी इसलिए है क्योंकि हो सकता है जब आप रीड करो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में ना आए। इसलिए मैं जो भी आप लोग को वोकैबुलरी करवा रहा हूं, आप लोग के लिए अगर वो बिल्कुल न्यू है तो आप लिखोगे, नहीं तो आप नहीं लिखोगे। अगर आपने स्नैप का मीनिंग कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, आपको ये पता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब भी आप उसका मीनिंग नहीं लिखोगे। आपको कॉपी में वही वोकैब नोट डाउन करनी है जिसमें आप जीरो हो, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तभी आप नोट डाउन करेंगे। और कोशिश करेंगे आप कोई ट्रिक बना सकें, ट्रिक से याद रख सकें। जैसे अभी मैंने आपको देखो यहाँ पे क्वाइट से डिस्क्वाइट बता दिया, इस तरीके से, ठीक है। और जब आप एडिटोरियल कर रहे हो तो पूरा फोकस आपका रीडिंग पे होना चाहिए कि रीडिंग को अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, उसका इन्फ्रेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यही है असली एडिटोरियल। स्नैप, स्नैप को आप याद रखेंगे स्नैपचैट से। कैसे याद रखेंगे आप, स्नैपचैट से याद रखेंगे। तो स्नैपचैट से कैसे याद रखेंगे बताता हूं। देखो पहले आप है ना स्नैप का मीनिंग समझिए। स्नैप कहा है, ये रहा, बेस फॉर्म क्या है, स्नैप है। स्नैप का मीनिंग देख लो पहले। स्नैप का मीनिंग होता है कोई चीज अचानक से टूट जा, ठीक है, अचानक से कोई चीज टूट जाना उसको अपन स्नैप कहते हैं। तो अब स्नैप का स्नैपचैट से कैसे याद रखेंगे उसको समझिएगा। देखो स्नैपचैट आप लोग को पता है, स्नैपचैट में क्या होता है, अपन फोटोज लेते हैं, तो कुछ आपने मतलब आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ फोटो ले ली कि आपके आप जिसके साथ रिलेशन में थे उसने वो स्नैपचैट पे वाली फोटो देख ली तो उसका दिल टूट गया। तो स्नैपचैट पे ऐसी फोटो देख करके टूट गया, दिल टूट गया या वो टूट गया। तो कुल मिला करके स्नैपचैट से रिश्ते टूट रहे हैं, ब्रोक सडनली मतलब कोई चीज टूट रही है। तो आप लोग वहां से स्नैप को रिलेट कर लोगे कि स्नैपचैट से रिलेशन टूट रहे हैं या कोई चीज टूट रही है। आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग याद रखी है दिमाग में कि यार सर ने कोई एग्जाम्पल लिया था रिश्ते टूटने का, ऐसा कुछ फोटो देख ली तो मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव से ही पता लग जाएगा स्नैप का मतलब नेगेटिव है, मतलब अचानक से कोई चीज टूट जाना। तो देखो फ्रैक्चर, रप्चर, रप्चर का मतलब कोई चीज खराब हो जाना, है ना, क्रैक, बाग्ड। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए।
जैसे अंडर माउंटिंग प्रेशर, माउंटिंग मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर के चलते दी फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, अलायंस स्नैप, जो नाजुक अलायंस थी वो स्नैप्ड हो गई, टूट गई। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चल। अब अगर आप एंटोनिम में आओगे तो हील, सोफेन, कंपोज, रिपेयर, ये सब पॉजिटिव मीनिंग है। और स्नैप वर्ब होती है, वर्ब के फॉर्म्स आप लोग के सामने लिखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट वोकैब, स्लम्प। स्लम्प बहुत आएगा जब भी आप एडिटोरियल पढ़ोगे, तो स्लम्प आप लोग को बहुत मिलेगा। स्लम्प का मतलब होता है अचानक से गिरावट। स्लम्प का मतलब होता है अचानक से गिरावट। एक स्लम्प वोकैब बहुत आता है और एक प्लंज वोकैब बहुत आता है। तो प्लंज और स्लम्प ये याद रखिएगा, स्लम्प और प्लंज दोनों का मतलब क्या होता है? गिरावट होता है, बहुत तेजी से गिरावट। तो आप कह सकते हो सडन और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लाइन ऑफ फूड, अचानक से बहुत लंबे समय तक कोई चीज डिक्लाइन हो रही है, नीचे चल रही है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्लम्प कहते हैं। अब स्लम्प जो है वो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर आप इसके सिनोनिम्स देखोगे तो देखो, डाउन टर्न, रिसेशन, प्लंज, सैग, डेटरोरेशन, ये सारे नाउन फॉर्म है। तो अब मैं यहां पर आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट वोकैब बताने जा रहा हूं। पहले आप लोगों ने स्लम्प याद रख लिया, भाई स्लम्प का मतलब क्या होता है? अचानक से गिरावट। प्लंज आप लोगों को पता ही है। अब एक और वोकैब याद रखिएगा, सैग। क्यों याद रखना है इसको? इसको समझिएगा, सैग को क्यों याद रखना। आपने कभी ग्राफ अगर देखा हो, ग्राफ अगर आपने कभी देखा हो, तो ग्राफ के अंदर ऐसा होता है कि मान लीजिए ग्राफ यूं बढ़ा, यूं बढ़ा, यूं बढ़ा, ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर गया। तो जब अपन इसको मेजर करेंगे, मतलब जब हम इसको एनालाइज करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई, सपोज करो ये 100 है, और ये जो वैल्यू आई ये 20 है। अब ये देखो, ये जो लूप बना है ना, ये जो नीचे गया है वेव, इसी नीचे जाने को अपन सैग कहते हैं। इसी को अपन सैग कहते हैं, जो नीचे चले गया ना, इसी को अपन सैग कहते हैं। तो इसलिए सैग को भी अपन यूज करते हैं, कोई चीज अचानक से नीचे गिर गई। और सैग अगर एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो सैग का एक मतलब ये भी होता है कि कोई चीज वीक हो रही है। ठीक है, कोई चीज वीक हो रही है, तो अपन इसको याद रखा था साग से। साग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेनिश कहते हैं, स्पेनिश। पोपाय स्पेनिश खाता था साग, तो साग खाते उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी। तो साग की कमी होना मतलब वीक होना। ठीक है, तो साग को अपन, पैग है वैसे, अपन इसको साग पढ़ेंगे याद रखने के लिए, मतलब वीक होना, मतलब गिरावट आना, तो इसको अपन कहेंगे सैग, याद रखिएगा। बाकी सब आप लोग बताइए। इधर आ जाओ एंटोनिम में, सर्ज, बूम, अपस्विंग, ऊपर की तरफ, रैली। रैली का मतलब पता है? अच्छा, रैली दोनों तरफ बनती है, डाउनवर्ड रैली भी बनती है, अपवर्ड रैली भी बनती है। लेकिन रैली को जनरली, अगर रैली के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हम यही मानते हैं कि रैली ऊपर की तरफ ही गई है। रैली का मतलब होता है कोई चीज का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, 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 तो इसको अपन रैली कहेंगे। रिवाइवल आप लोगों को पता ही है। आई होप आपको क्लियर होगा। जब आप ऐसे वोकैबुलरी करेंगे ना, ग्राफ्स के साथ, रियल लाइफ से अगर उसको रिलेट करेंगे, तो वोकैबुलरी इजी हो जाती है। नहीं तो आप वोकैबुलरी कितनी भी रट लो, काम नहीं आती है। वोकैबुलरी को ट्रिक के साथ, किसी रियल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट एंटर्ड अ शार्प स्लंप एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जो एक्सपोर्ट था वो एंटर करके एक शार्प स्लंप में, एमिड चलते, किसके चलते? ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते। चलो भाई, ग्रेव। अब देखो, ग्रेव आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ग्रेव का मतलब पता होगा। लेकिन ग्रेव जो है वो दो तरीके से यूज होता है। ग्रेव एडजेक्टिव भी होता है और ग्रेव नाउन भी होता है। लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है। ग्रेव एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। अब पहले आप ये समझो, ग्रेव एडजेक्टिव के फॉर्म में होता क्या है, जो आप सबको पता होगा। जैसे इसके ग्रेव कंसिक्वेंस होंगे, इसके ग्रेव रिजल्ट होंगे, है ना। तो ग्रेव का मतलब क्या होता है? सीवियर। ग्रेव का मतलब क्या होता है? सीवियर, एक्सट्रीमली सीरियस और क्रिटिकल इन नेचर। कोई चीज बहुत ही ज्यादा सीरियस है, सीवियर है, उसको अपन ग्रेव कहते हैं। और ग्रेव का उल्टा क्या हो जाएगा? माइल्ड हो जाएगा, है ना। ग्रेव का उल्टा माइल्ड हो जाएगा, मेंड हो जाएगा।
ट्रिवियल हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, इनकंसिक्वेंशियल हो जाएगा, फ्रीवोलस हो जाएगा। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे ग्रेव के। ग्रेव का मतलब सीरियस होता है और सीवियर होता है। अच्छा, तो ग्रेव का मीनिंग अगर आप एडजेक्टिव की तरह लिख रहे हैं तो क्रिटिकल, एक्यूट, ओमिनस, है ना। आप ये याद रखिएगा, इसको आप लोग मत देखिएगा क्योंकि ये नहीं आता है एग्जाम में। आप लोग ये मतलब ये बहुत ज्यादा ही एडवांस हो गया वो क्या, इसलिए मैं उसको कट करवा दे रहा हूं। आप लोग याद रखिएगा, क्रिटिकल, एक्यूट और ओमिनस मतलब कोई चीज सीवियर है, सीरियस है। एक्यूट का मतलब आप लोग को पता ही है, एक्यूट का मतलब अपन ने पढ़ा था एक्यूट, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट भी अपन ने पढ़ा, एस्ट्यूट, एक्यूट, इन सब का मतलब करता है इंटेंस, बहुत ज्यादा सीवियर। अच्छा, ओमिनस का मतलब अभी अभी आपने पढ़ा, मतलब आगे कुछ नेगेटिव होने को है। स्नैप में आपने पढ़ा था, दिखा दूं मैं आप लोग, देखो रिपीट हो रहा है। स्नैप कहाँ है भाई, ये रहा देखो, स्नैप में अपन ने ओमिनस पढ़ा था, कहाँ गया स्नैप, स्नैप में आप ओमिनस नहीं, स्नैप का भी ओमिनस अपन मान सकते हैं, सॉरी डिस्क्यूट, है ना, डिस्क्वाइट में, डिस्क्वाइट। तो डिस्क्वाइट के अंदर अपन ने पढ़ा था ओमिनस मतलब कोई चीज एंजाइटी से भरी है, कोई चीज आगे नेगेटिव होने वाली है। स्नैप का मतलब तो टूट जाना था, अचानक से टूट जाना था। तो वापस से देखो यहाँ पे ओमिनस आ गया, इसका मतलब कोई चीज एक्सट्रीमली सीरियस है और क्रिटिकल, याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, द पॉलिसी मिसस्टेप हैड ग्रेव कंसिक्वेंसेस फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल। जो पॉलिसी का मिसस्टेप हुआ वो लेकर के आया था, ग्रेव उसके पास था, सॉरी हैड लगा हुआ ना तो उसके पास था, क्या था, ग्रेव कंसिक्वेंस। तो उस पॉलिसी मिसस्टेप के ग्रेव कंसिक्वेंस थे फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेकर के। अभी तक तो मैंने आपको ग्रेव का मतलब बता दिया एडजेक्टिव के फॉर्म में। एडजेक्टिव के फॉर्म का मतलब है कि कोई चीज एक्सट्रीमली सीरियस है और सीवियर है, ठीक है। अब हो सकता है आपके एग्जाम में डबल फिलर्स पूछे जाए। डबल फिलर्स, पहले आपको सेंटेंस ए दे रखा हो, उसमें एक कहीं ब्लैंक दे रखा है, सेंटेंस बी दे रखा है, उसमें एक कहीं ब्लैंक दे रखा है। अब आपको दोनों में एक ही वोकैब फिल करनी है। तो एक में मीनिंग आ रहा हो सीरियस का, सीवियर का, और दूसरे में ऐसा मीनिंग ना आ रहा हो, तो याद रखिएगा ग्रेव के दो मीनिंग होते हैं। अगर आप ग्रेव एडजेक्टिव में लेकर के जाओगे तो एक्सट्रीमली सीरियस हो जाएगा, अगर आप ग्रेव नाउन में लेकर के जाओगे तो उसका मतलब कबर हो जाएगा। कबर, आपने देखा होगा कहीं मूवीज में कि उनका जो कब्रिस्तान होता है उसमें ऐसे पत्थर, सिर्फ पत्थर पत्थर बाहर निकले होते हैं, उसके ऊपर नाम लिखा होता है भाई ये किसकी बॉडी है और कब उनकी डेथ हुई थी। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेव स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेव स्टोन। तो ग्रेव का याद रखिएगा, ग्रेव का अगर नाउन पूछ ले तो कबर, और अगर एडजेक्टिव पूछ ले तो सीरियस। और दोनों सेंटेंस इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, दोनों में आपको एक ही होगा फिल करनी। क्लियर, चलो। एम्ब्रोलियो, क्या है ये, एम्ब्रोलियो। इसको कैसे याद रखोगे, सुनिएगा। एम्ब्रोलियो का मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कंफ्यूजन भरी है, ऐसी सिचुएशन जो कंफ्यूजन भरी है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रोलियो। अ कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन, स्पेशली अ पॉलिटिकल वन। कहा जा रहा है स्पेशली पॉलिटिकल के हिसाब से, लेकिन अगर आप जनरली इस वोकैब का मीनिंग याद रख रहे हैं तो आप रखोगे एक कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे मैं बताता हूं। अपन ने इसका एक ट्रिक बनाया था, देखो जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो ट्रिक को लिख भी रहे हैं, उन गलियों में मत जाइए। मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक क्या थी, कुछ न्यू स्टूडेंट है तो उनको याद हो जाएगा। देखो एम्ब्रोलियो, इसको अपन आई एम पढ़ सकते हैं, आई एम ब्रो लियो। अब इसको समझना, आई एम ब्रो लियो। तो मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो है ना प्रिपरेशन करते करते कहीं, मैं बॉयज के लिए, बॉयज के हिसाब से बता रहा हूँ, वो लड़की के चक्कर में पड़ गया। और आपको पता है अगर ये लड़की के चक्कर में पड़ गया तो इससे पढ़ाई नहीं होगी, इसका करियर खत्म हो जाएगा। फिर आप उसको बोल रहे हो आई एम ब्रो, इन गलियों में मैं जा चुका हूं। ब्रो, देखो एम्ब्रो मतलब आई एम ब्रो, मतलब मैं ब्रो इस गलियों में जा चुका हूं, इन गलियों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती है, कंफ्यूजन से भरी हुई सिचुएशन होती है, इन गलियों में मत जा। तो इसका मतलब हमारा जो ब्रो है वो इन गलियों में जाने के लिए मना करता है। क्यों, क्योंकि ये गलियां कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग भरी है। आ गया याद। तो इसलिए अगर आप ट्रिक से याद रखोगे तो हमेशा
आप लोगों को चीजें याद हो जाती हैं, वापस पढ़ने की जरूरत। ठीक है, तो आई एम ब्रो इन गलियों से होके गुजर चुका हूं, अभी मत जा, कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन गलियों में होती है। ठीक है भाई, तो अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो देखो मोरस, टेंगल। अच्छा, टेंगल जो एक वर्ब है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर टेंगल आप नाउन बोलोगे तो कोई चीज ऐसी है जो ट्विस्टेड है। अगर आप वर्ब लोगे तो वर्ब में भी ट्विस्टेड सिचुएशन, तो नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। बाकी फिएस्को ये आपका नाउन है ना, मोरस भी आपका नाउन है, एंटेंगलमेंट भी आपका नाउन है, क्वेगमायर भी आपका नाउन है। क्वेगमायर मतलब दलदल, एंटेंगलमेंट का मतलब आपको पता है, फिएस्को का भी मतलब होता है कंफ्यूजन भरी सिचुएशन। ठीक है, हाँ मडल आप लोग कह सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे मोरस लिखा हुआ है, एक होता है एक होता है एक होता है मरोस। क्या मैं इसको सही लिख पा रहा हूं? एक बार मैं चेक कर लूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। मरा हुआ रोज अपन ने याद करा था, स्पेलिंग एक बार मैं देखना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है। मैं चेक कर लेता हूँ। ए रहा मोरोज, अरे यार ओ नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ओके ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, मोरोस। ठीक है, मरा हुआ रोज, अपन ने इसको भी याद रखा था, मरा हुआ रोज। हाँ बहुत बढ़िया। मैं स्पेलिंग एक्चुअली बहुत टाइम हो गया ना, इस वर्ड को देखा नहीं और लिखा नहीं, तो स्पेलिंग याद नहीं थी। ठीक है, सुनो, मोरोस मतलब मरा हुआ रोज। अब आपको किसी को मनाने जाना है, तो अगर आप मरा हुआ रोज लेकर जाओगे तो मरा हुआ रोज, उसको मरा हुआ रोज देख के कैसा लगेगा? उसको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ही ज्यादा दुखी इंसान है ना, दुखीपन लगेगा उसको, सैड लगेगा, ग्लूमी लगेगा। तो मोरोस का मतलब क्या होता है? मोरोस का मतलब ये नहीं होता है कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन, नहीं। कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन के लिए ये रहा मोरस, ये है मोरोज, मरा हुआ रोज। तो मरा हुआ रोज देख करके उसको कैसा लगेगा? सैड लगेगा, उसको ग्लूमी लगेगा, डार्क लगेगा, ग्लूमी। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, को अपन ने ऐसे याद रखा था। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए फटाफट। ठीक है, डल लगेगा, हाँ आप डल भी बोल सकते हो, सोरोफुल भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत सारी इसमें से वोकैब निकल गई, यादें ताजा हो गई हमारी। द कोलिशन टॉक्स डिसेंडेड इनटू एन एम्ब्रोलियो ओवरनाइट। ले भाई, जो कोलिशन की टॉक थी वो नीचे गिर गई, एम्ब्रोलियो ओवरनाइट मतलब रात रात में वो एम्ब्रोलियो, मतलब आप ये कह सकते हो अचानक से वो एक कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन में चली गई, वो सारी बातें जो भी उनके बीच में बातें हुई थी। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई सॉल्यूशन, निवारण निकालना, क्लैरिटी, सेटलमेंट, ऑर्डर, सिंप्लिसिटी, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएगी। चलिए भाई, अच्छा हाँ ये नाउन होता है, ये तो पता लग गया आपको, ये नाउन होता है एम्ब्रोलियो। तो यार गलियां तो नाउन ही होगी ना, उन गलियों में मत जाना, तो गलियां तो नाउन ही है, तो एम्ब्रोलियो का मतलब नाउन होता है। पढ़ने में जी साइलेंट रहता है, लेकिन याद रखने के लिए गलियों में, उन गलियों में मत जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सैम्बलेंस, अरे वाह, सैम्बलेंस क्या चीज है? सुन, देखो सैम्बलेंस क्या है, आप कभी नहीं भूलोगे, सैम्बलेंस का ऐसे याद करवाऊंगा आपको, कभी नहीं भूलोगे। देखो सैम्बलेंस का मतलब होता है, पहले समझते हैं, एन आउटवर्ड अपीरियंस और अ स्लाइट ट्रेस ऑफ समथिंग। अब आप लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, मैं बताता हूं। सैम्बलेंस का मतलब होता है दिलासा देना कि सब सही है, सब सही हो जाएगा, सब सही है, सब सही हो जाएगा, उसको सैम्बलेंस कहते हैं। आप याद कैसे रखो? देखो सैम्बलेंस पढ़ते ही एम्बुलेंस दिमाग में आ रहा है, सैम्बलेंस से एम्बुलेंस कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है। अब मान लो आपका एक फ्रेंड है, अभी मेरा हाथ सही नहीं है, मैं उल्टे हाथ से ड्राइंग बना रहा हूं, तो थोड़ी ड्राइंग इधर उधर हो सकती है, ये आपका फ्रेंड है। अब ये कह रहा है कि यहां से गाड़ी आ रही है, देखो गाड़ियां कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। मैं यहाँ पे कार बना देता हूं, अगर मैं बना पाऊं तो, ये कार है,
ये इधर की तरफ आ रही, ये कह रहा है कि मैं गाड़ियों के आगे आ जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। ये आपका फ्रेंड है, दोस्त है आपका, देखो कैसे दोस्त पाल रखे हैं तुमने। ये कह रहा है मैं इस गाड़ी के आगे आ जाऊंगा तब भी मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने अभी भी जानी दुश्मन देखी है। जानी दुश्मन मूवी देखी है आप लोगों ने? उसमें एक लॉकेट होता है, ये भी लॉकेट ले आया, इसको लॉकेट पहना दे। ये देखो ये लॉकेट पहना हुआ है। कह रहा है अभी मैंने लॉकेट पहन लिया। उसमें अक्षय कुमार के पास लॉकेट होता था, तो जीप चढ़ाता था, वो जीप टूट जाती थी, अक्षय कुमार को कुछ नहीं होता था। ऐसे ही अब आपका जो फ्रेंड है वो जानी दुश्मन देखा है, उन्हें लॉकेट पहन रखा है। उसने कहा आ जाओ गाड़ियों, गाड़ी आ जा, मुझे कुछ नहीं होगा। गाड़ी आ गई, ठुक गया, मरने जैसी हालत है। अब आप उसको क्या कह रहे हैं? अब देखो अब तो ये ठुक गया, अब है तो आपका दोस्त ही, क्या करे। अब आप ऐसा तो नहीं बोल सकते मरते रहे, आप इसको क्या देने जा रहे हो? एम्बुलेंस। तो आप क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, मैंने एम्बुलेंस मंगा ली है। हालांकि आपको पता ही है बचेगा नहीं, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, बचेगा तो नहीं, लेकिन आप इसको दिलासा दे रहे हो। कैसे? कह के एम्बुलेंस आने वाली है, आप इसको सैम्बुलेंस दे रहे हो। ठीक है, याद रहेगा। तो एम्बुलेंस बोल दिया अगर इसको, तो इसको पता है एम्बुलेंस आएगी, बच जाऊंगा, लेकिन सच्चाई तो आपको पता ही। तो एम्बुलेंस आ रही है, इसका आपने इसको सैम्बुलेंस दे दिया, मतलब आपने इसको दिलासा दे दिया। तो अगर आप यहां पर आओगे तो आप फैसेट बोल सकते हो, लाइकनेस बोल सकते हो, मतलब लाइकनेस दिखा दी आपने उसको, है ना। वेस्टीज बोल सकते हो, प्रिटेंस बोल सकते हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो। अब पता है आप लोगों को होना क्या है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा सैम्बुलेंस का मतलब, हाँ भाई एक थोड़ा बहुत दिलासा दे देना, सही हो जाएगा, हाँ जो तुम कह रहे हो सही है, उस तरीके से। तो सैम्बुलेंस का मतलब आप ऐसे याद रखना कि एम्बुलेंस बुला ली है, जैसे इसने सुना एम्बुलेंस आ रही है क्या, हाँ, तो इन्हें कहा चलो ठीक है बच जाऊंगा, तो वहीं से आपने इसको सैम्बुलेंस दे दिया। एग्जाम्पल पढ़ो, द रिफॉर्म रिस्टोर्ड आ सेम्बलेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। अब देखना इस रिफॉर्म में क्या करा, इस रिफॉर्म ने क्या करा, जो क्रेडिबिलिटी का सेम्बलेंस था, मतलब हाँ भाई हाँ क्रेडिबिलिटी वापस आ जाएगी, उसको रिस्टोर कर दिया इस सिस्टम। अब आएगी कि नहीं आएगी बात की बात है, लेकिन एक दिलासा दे दिया, हाँ क्रेडिबिलिटी वापस आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो इसको अपन क्या कहते हैं? सेम्बलेंस कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वोकैब है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि द हिंदू में कब आया था? परसों की न्यूज़पेपर में द हिंदू में आया था, मैंने परसों से आर्टिकल उठाया। रियलिटी, रियलिटी देखो, अब इसका अपोजिट क्या बोलूं मैं, अभी तो हम दिलासा दे रहे हैं, तो रियलिटी आपके मन में है, इसके साथ क्या होने वाला आपको रियलिटी इसकी पता है। सब्सटेंस का मतलब कोई चीज आपके पास ठोस है, सब्सटेंस, प्रूफ आप कह सकते हो उसको। ऑथेंटिसिटी, एसेंस, जेन्युइननेस। तो अगर आप एंटोनिम देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे सेम्बलेंस का मतलब सिर्फ दिलासा देना होता है। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक लास्ट वोकैब होगा ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या है इसको समझते हैं। देखो ऑफसेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट बेचा, उस पर आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। अब आपको पता है 10 रुपए का लॉस हो गया, इसको कवर करना है। तो जब आपने दूसरा प्रोडक्ट बेचा, उसको 10 रुपए जो आपका प्रॉफिट था, मतलब जो भी आपका प्राइस था, उसको आपने 10 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो वो जो आपका लॉस हुआ था और जो आपने वहां प्रॉफिट कमाया उससे ऑफसेट हो गया। तो ऑफसेट का मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट। तो आप कंपनसेट कह सकते हो, एमिलोरेट और मिटिगेट, न्यूट्रलाइज्ड और काउंटर बैलेंस। सुनना सिनोनिम्स मिक्स है, मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताता हूं। पहले तो ऑफसेट का मतलब समझिए, ना लॉस ना प्रॉफिट, टू काउंटर बैलेंस और कंपनसेट फॉर समथिंग। तो इसका जो डायरेक्ट सिनोनिम्स होगा वो काउंटर बैलेंस होगा और कंपनसेट होगा। बाकी न्यूट्रलाइज करना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रलाइज्ड। अच्छा, मिटिगेट और एमिलोरेट क्यों लिखा है? मिटिगेट का मतलब होगा आपका कोई नुकसान हो गया, उस नुकसान को कम करना। एमिलोरेट का भी मतलब कोई भी चीज नेगेटिव आपके साथ हो रही है, उस चीज को कम करना, उसकी इंटेंसिटी को कम करना। तो मिटिगेट और एमिलोरेट तो यूं यूज हुआ है कि किसी बुरी चीज का इंपैक्ट कम करने के लिए। अगर आप एंटोनिम देखोगे, एग्रावेट और बढ़ा देना, इंटेंसिफाई, एक्सरबेट, वर्सन, हाइटेन, ये सब इसके एंटोनिम होगा। हायर रेवेन्यूज हेल्प ऑफसेट द राइजिंग फिस्कल बर्डन। जो हायर रेवेन्यूज हमारे को मिल रहे हैं वो हमारी हेल्प करेगा ऑफसेट करने में, जो हमारा फिस्कल बर्डन बढ़ रहा है उसको
ऑफसेट करने में हमारी हेल्प करेगा। दैट्स इट। ये थी आज का हमारा वोकैब वाला पार्ट। और आज हो सकता है वोकैबलरी वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा खिंच गया हो, क्योंकि पुरानी यादें ताजा हो गई थी कुछ। अगर आप लोग वोकैबलरी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वोकैबलरी की प्लेलिस्ट पढ़िए। मैं कह रहा हूं एक बार आप वो प्लेलिस्ट देख आओ। आज हमने जो वोकैबलरी करी उसमें से सिर्फ एक ही वोकैबलरी नहीं थी, वो थी सेम्बलेंस। बाकी सारी वोकैबलरी मैंने उस प्लेलिस्ट में कवर कर रखी है, जबकि ये आज का एडिटोरियल है। आज का तो नहीं, एक दिन पहले का एडिटोरियल है, लेकिन आप देख लो जनवरी 2026 चल रहा है और हमने जो वोकैबलरी वाली क्लासेस ली थी वो 2025 में ली थी। अभी भी वही वोकैबलरी रिपीट हो रही है, ऐसा ही होता है इंग्लिश में। आप बस वो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना और 77 आई थिंक उसमें क्लासेस है, सारी देख मारो। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, आप सबको पता है ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हाँ, और अभी आपने वोकैबलरी कर ली और शाम को 8 बजे क्विज लगा लो टेलीग्राम चैनल पर। अब सुनना मेरी बात, देखो आप सबको पता है ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हो कि यार ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमें क्या मतलब है, चलने दो। लेकिन ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका मेन इंपैक्ट इंडिया में कहां हो रहा है ये आपको जानना चाहिए। इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहुंच रहा है ईरान में, जो अभी वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। तो आप लोग हमेशा सोचेंगे अरे यार पेट्रोल की दिक्कत होगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, डीजल के प्राइस बढ़ेंगे। नहीं, पेट्रोल और डीजल के अलावा भी कोई चीजें हैं जो इंपैक्ट हो रही हैं। आज एडिटोरियल में हम वही कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रिलेट करा गया, इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और क्यों ईरान में जल्द से जल्द जो वहाँ पे प्रॉब्लम, जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंडिया की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा, है ना भाई। चले चले आज। तो ये है आप लोगों का पहला पैराग्राफ, ये है आप लोगों का दूसरा पैराग्राफ, ये है तीसरा पैराग्राफ, ये है चौथा पैराग्राफ। 4 पैराग्राफ का आज का एडिटोरियल आपका होने वाला है। कोई दिक्कत किसी को बताइए। अब हम स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन आंसर के कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगेन वही वीक करने वाला है, स्ट्रेंथन करने वाला। यहां पर आपको ना वीकेन करना है किसको, ऑथर के आर्ग्यूमेंट को। ऑथर का आर्ग्यूमेंट किससे रिलेटेड, इमिनेंट क्रैश इन फार्म गेट प्राइस रियलाइजेशन फॉर असम टी। अब सुनना, जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे तो पैसेज में ऑथर ने कुछ कहा है, किसके बारे में कहा है, इमिनेंट क्रैश इन फार्म गेट प्राइस। तो ये तो कीवर्ड आराम से आप लोग को मिल सकता है, फार्म गेट प्राइस वाला आप लोग कीवर्ड लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि ऑथर ने क्या कहा है इसके रिगार्डिंग। अब ऑथर ने जो भी बात बोली होगी उस बात को आप लोग समझेंगे, यार ऑथर ने क्या बोला है। अब ऑथर ने जो भी बोला होगा उस बात का अपोजिट वाला आंसर आपको देना है, क्योंकि हमें वीकेंड करना है। वीकेंड में हम अपोजिट आंसर देते हैं या हम उसके बात को उल्टा ठहराने की कोशिश करते हैं, गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई, बताओ। ठीक है, चल नेक्स्ट, द ऑथर साइड्स द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। अगर आप लोगों ने मेंस के एग्जाम नहीं है तो आपको पता है, नहीं दिए तो देख लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि ऑथर ने श्रीलंका का यूज क्यों करा। तो आप लोग को पढ़ना है भाई श्रीलंका का यूज क्यों करा, श्रीलंका को यहां पर मेंशन करने के पीछे क्या रीजन था ऑथर का, वो रीजन आप लोग को समझना होगा और रीजन आकर के आंसर लगाना होगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोटेंशियल इंपैक्ट। अब आप लोग को बताना है जो पोटेंशियल इंपैक्ट, पोटेंशियल मतलब क्या इंपैक्ट आ सकते हैं, पोटेंशियल मतलब जिससे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़े, ऑफ द ईरान क्राइसिस ऑन इंडियन टी मार्केट। तो ये पूरा पैसेज ही इंडिया के टी मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम दी पैसेज। तो आप लोग को बताना है क्या क्या चीज आप इन्फर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट करेक्टली रिफ्लेक्ट द पैसेज स्टांस। अब देखो पैसेज का स्टांस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द करंट क्राइसिस। अब आपको ये बताना है कि जो सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं, पैसेज का क्या स्टांस है सॉल्यूशन को लेकर के। तो आपको पता है सॉल्यूशन कहाँ होते हैं, लास्ट में होते हैं। पहले ऑथर स्टार्ट करेगा प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम्स बताएगा, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में सॉल्यूशन देगा। अब आप लोग को बताना है कौन कौन से सॉल्यूशन आपको सही लगते हैं, वो आपको आंसर दे रहे हैं। आपको सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। देखो अगर आप टाइटल वाला क्वेश्चन करने लग गए, मतलब आपने आरसी को क्रैक कर दिया, तो अब आप लोग को टाइटल भी बताना है, आरसी का टाइटल क्या होगा। पूरा पैसेज पढ़ेंगे और आपको टाइटल पता है कैसे लगाना है। आपको टाइटल में सही वाला नहीं ढूंढना, आपको ये ढूंढना है फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो रीजन पढ़ते जाओ और उसको कैंसिल करते जाओ, अपने आप सही वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। टाइटल को ऐसे पढ़ते, ठीक है भाई। 5 क्वेश्चन आज की क्लास के, उम्मीद करता हूं पांचों क्वेश्चन बहुत शानदार लगे होंगे, आपको एग्जाम लेवल के लगे होंगे। और एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, 1.5 मिनट का टाइम आपके पास है। बनाइए। अरे यार सॉरी, क्या हुआ, अभी तक रीड नहीं करा क्या आप लोगों ने? चलिए, टाइम लग गया यार इसमें, क्या बात, लेंदी है क्या ये? चलो आ जाओ समझते हैं। देखो क्या कहा, मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूं कि हम जो भी एग्जाम देंगे, चाहे प्री हो मीन्स हो, आरसी आएगा। तो आरसी को डेली बेसिस पे ऐसे करो कि आरसी की टेंशन खत्म हो जाए। मतलब जब भी आप इंग्लिश पढ़ो तो आपको ये टेंशन नहीं रहा यार आरसी भी पढ़ना है या आरसी भी करना है। अभी क्या हो रहा है, आप एडिटोरियल मान लो यहाँ पर या उससे पहले या कहीं और अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो, तब भी आपके माइंड में प्रेशर रहता है आरसी भी तो पढ़ना है। मैं चाहता हूं एक आरसी इतना बड़ा जो हमारा पोर्शन है इंग्लिश का, इतना ज्यादा वेटेज जो आरसी लेता है 10-8 नंबर का, तो वो हम जब डेली एडिटोरियल कर रहे हैं उसमें ही खत्म कर देना। आरसी के अलावा जो टॉपिक्स बच रहे हैं वो फिर हम क्लासेस में पढ़ें, वो सिर्फ अपन वापस प्रैक्टिस में लेकर के आए। आरसी हम सुबह कर ही रहे हैं, बाकी जब अपन मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें भी आरसी आ जाएगा। मतलब आरसी अलग से पढ़ना ना पड़े, मेरा ये मोटिव है। इसलिए मैं आरसी को यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ और करवाता हूँ, बहुत आराम से करवाता हूँ, बिल्कुल जैसे स्टूडेंट को करना चाहिए वैसे करना। अब देखो रीड करते हैं अपन, ये पहला पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही हमें पॉजिटिव नेगेटिव करना होगा, अगर है तो। दी टी इंडस्ट्री, ओके, ये कोमा एक बार के लिए हटा दूं, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, हटा दी।
तो जो टी इंडस्ट्री है इज नाउ कन्फ्रंटिंग, वो भी यहाँ पे फेस कर रही है। कन्फ्रंट करना मतलब फेस करना। येट अनदर डिस्क्विटिंग स्पेक्टर, मतलब एक और यहां पर आप ये कह सकते हो कि एंजाइटी भरा, कंसर्न भरा जो फेज है वो फेस कर रही है टी इंडस्ट्री। अ पॉसिबल डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट ट्रिगर बाय द एस्केलेटिंग क्राइसिस इन ईरान। बोला जा रहा है पॉसिबल डिक्लाइन आ सकता है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट मतलब यहां से टी को बाहर भेजना, उसमें एक डिक्लाइन आ सकता है जो कि ट्रिगर होगा एस्केलेटिंग क्राइसिस इन ईरान। जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं, एस्केलेटिंग मतलब बढ़ते हुए क्राइसिस, जो ईरान के अंदर बढ़ते हुए क्राइसिस है, उससे यहां पर एक एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन ट्रिगर होगा, डिक्लाइन आ सकता है। अब आपने जो कोमा वाली बातें छोड़ी हैं उसको पढ़ लो। विच कंटिन्यूज टू बी बसेट विद मल्टीपल इल्स। तो बोला जा रहा है विच कंटिन्यूज, तो ये जो इंडस्ट्री अभी भी कंटिन्यू घिरी हुई है मल्टीपल इल से, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम से। विथ से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ड्यू टू होता है। ड्यू टू कम्युनिकेशन चैनल्स, ड्यू टू कम्युनिकेशन चैनल्स विथ बायर्स इन ईरान। अरे क्या ये क्या बात, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ड्यू टू कम्युनिकेशन चैनल्स, ये कोमा और ये कोमा हटा दो, एडिशन फॉर्मेशन है। अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्यों? क्योंकि विद प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट का वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है अगर लग। तो विथ मतलब ड्यू टू कम्युनिकेशन चैनल्स हैविंग बीन स्नैप्ड। अच्छा अब आई बात समझ, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि भाई क्योंकि विथ मतलब ड्यू टू जो कम्युनिकेशन चैनल है जिससे अपन बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उनसे, वो चैनल हैविंग बीन स्नैप्ड, उसको स्नैप कर दिया गया है। मतलब स्नैप्ड का मतलब क्या होता है? तोड़ दिया गया, अचानक से वो टूट गए हैं, खत्म हो गए, बंद हो गए कम्युनिकेशन वाले चैनल। अब वो चैनल्स कौन से थे? वायर्स के साथ जो ईरान में बैठे, ऐसे। अब आप लोगों को फ्लो समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाओ आप अंदर कोमा वाली बात पढ़ते हैं। अ मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडिया प्रीमियर ऑर्थोडॉक्स फेथ। तो ईरान, ये जो ईरान है ये एक मेजर इंपोर्टर था, इंपोर्ट करता था इंडिया प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स टी को। इंडिया की जो प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स टी है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल टी, जो बहुत पहले से टी चली आ रही है, ऑर्थोडॉक्स टी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा यहां तक बात हो क्या रही है। बात ये हो रही है कि टी इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में गुजर रही है। अब आप आराम से कैसे पढ़ेंगे? नेगेटिव फेज से गुजर रही है। दूसरा कि भाई ईरान में यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, इसकी वजह से डिक्लाइन आ सकता है एक्सपोर्ट में, चैनल हमारे टूट चुके हैं, स्नैप्ड हो चुके हैं। दिस सिचुएशन थ्रेटन्स टू क्रिएट अ कास्केडिंग इफेक्ट। ये सिचुएशन जो है ये खतरा बन रही है किसके लिए? ये कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देगी इंडियन टी इंडस्ट्री में, बिगिनिंग विथ अ स्लंप इन एक्सपोर्ट, जिसकी शुरुआत होगी एक्सपोर्ट के अंदर गिरावट के साथ। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। कोई दिक्कत किसी को? तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा टी इंडस्ट्री में दिक्कत चल रही है, एक्सपोर्ट में कमी आएगी, बस। क्यों आएगी? क्योंकि चैनल टूट चुके हैं, जो कम्युनिकेशन चैनल थे वो टूट चुके हैं। द क्राइसिस इन ईरान इज ग्रेव, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर है, मल्टी डायमेंशनल है, मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड नेशनल वाइड प्रोटेस्ट। मार्क्ड बाय मतलब आप कह सकते हो इस ईरान के क्राइसिस को हमने करेक्टराइज करा है। किस में करेक्टराइज करा है? वाइड स्प्रेड नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे। कोलैप्सिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है यहाँ पर इनकी। हाइटेंड मिलिट्री टेंशंस, मिलिट्री टेंशंस बढ़ रही है विथ वेस्ट, वेस्ट के साथ। इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग, कहा जा रहा है ये कोई भी सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होगी, इफ द प्रेजेंट एम्ब्रोलियो, जो प्रेजेंट एम्ब्रोलियो है, एम्ब्रोलियो मतलब जो प्रेजेंट कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, इवेंचुअली मतलब एट द एंड एज्यूम द फॉर्म ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। ये जो करंट सिचुएशन है, जो करंट कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, कब बहुत लंबे प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। विथ नो कम्युनिकेशन विथ बायर्स, कहा जा रहा है ड्यू टू नो कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है बायर के साथ फॉर सेवरल डेज, काफी दिनों से। एंड द इरानियन करेंसी, जो इरानियन करेंसी है
विटनेसिंग, विटनेसिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस करना। एक्सपीरियंस अ फ्री फॉल मतलब बहुत तेजी से गिर रही है, फ्री फॉल बहुत तेजी से गिर रही है ना। द सिचुएशन रिमेन्स एज वरिंग एज इट इज अनसर्टेन, जो सिचुएशन है वो उतनी ही चिंताजनक है जितनी की अनसर्टेनिटी है। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। पहला पैराग्राफ। अब अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जब आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, आपको एक एक लाइन थोड़ी ना याद रखनी है। एग्जाम में एक एक लाइन थोड़ी ना याद रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। आपको बस याद रखना है कि बात क्या हुई और किससे रिलेटेड बात हुई और बात पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। तो पूरा पहला पैराग्राफ पढ़ के हर एक स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर नेगेटिव बात है और टी इंडस्ट्री हमारी खतरे में है। क्यों खतरे में? क्योंकि ईरान के अंदर जो चैनल थे, कम्युनिकेशन वाले चैनल, वो टूट चुके हैं। ईरान आप कह सकते हो सबसे बड़ा इंपोर्टर था हमारे यहाँ से, जो टी मंगवाता था अपनी कंट्री में। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? क्या यहाँ पर आपको कोई कीवर्ड मिला जो आपने कीवर्ड कहीं क्वेश्चन में पढ़ा हो? अभी तक तो कोई कीवर्ड नहीं मिला आई थिंक। अच्छा, सेकंड में आ जाओ। सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है? टी प्रोड्यूसर इन असम। अब देखो, असम करके आपके इंडिया का स्टेट आता है असम, ऊपर असम का कोई जिक्र नहीं था। तो बोला जा रहा है टी प्रोड्यूसर्स इन असम, असम के जो टी प्रोड्यूसर्स हैं आर हैविली, इसको छोड़ दो, हटाओ इसको, क्योंकि दो कोमा है ना, दो कोमा को हटा दिया करो। टी प्रोड्यूसर्स आर हैविली डिपेंडेंट ऑन ईरान। जो असम के अंदर टी प्रोड्यूसर थे वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे ईरान पे फॉर देयर एक्सपोर्ट, उनके एक्सपोर्ट के लिए। एंड एनी डिस्ट्रप्शन इन दिस की मार्केट, कोई भी, एनी मतलब कोई भी अगर डिस्ट्रप्शन होता है इस की मार्केट में, वुड हैव अ डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन ऑर्थोडॉक्स टी प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर। कोई भी डिस्ट्रप्शन होगा तो वो इनको इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, अनलेस द ग्लोबल कम्युनिटी, अनलेस मतलब जब तक ग्लोबल कम्युनिटी इंटरवीन ना करे टू रिस्टोर सम सेम्बलेंस, देखा सेम्बलेंस आ गया कि भाई कुछ रिस्टोर कर दो, कुछ तो हमारे को दिलासा दे दो। जब तक ये लोग कुछ दिलासा नहीं दे कि नॉर्मलसी आ जाएगी ईरान में, कौन? ग्लोबल कम्युनिटी। ग्लोबल कम्युनिटी जैसे कि यूएन हो गया, अब यार मेरे को वैसे इतनी चीज नहीं आती है, नाटो पता नहीं इसमें आएगा नहीं आएगा, शायद नाटो नहीं आएगा, यूएन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड या फिर आईएमएफ, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ना। तो देखो अभी मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि जब वॉर होती है तो कौन कौन सी ग्लोबल कम्युनिटी बनी है, वो जो आप जीए पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पता होगा। जैसे यूरोपियन यूनियन होता है, ईयू होता है, यूएन होता है, उनकी बात हो रही है। तो कहा जा रहा है जब तक ये ग्लोबल कम्युनिटी इंटरवीन नहीं करेंगे रिस्टोर करने के लिए कुछ सेम्बलेंस को ऑफ नॉर्मलसी इन ईरान, जब तक द प्रोस्पेक्ट ऑफ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट कुड सीवियरली कॉम्प्रोमाइज द क्रिटिकल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन टी। जब तक जो प्रोस्पेक्ट है फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट का, कि पूरा फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कि हमारे कुड सीवियरली, जो कि सीवियरली कॉम्प्रोमाइज कर देगा। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना, बिगाड़ देना। कॉम्प्रोमाइज कर लेगा हमारा जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है हमारा इंडिया का, क्योंकि इंडिया ईरान में एक्सपोर्ट करता है, तो हमारा एक क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन टी, इंडियन टी के लिए जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बहुत बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर ग्लोबल कम्युनिटी इंटरवीन नहीं करेंगे तो। रिजल्टिंग, जिसका रिजल्ट ये आएगा सब्सटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस। सब्सटेंशियल मतलब अच्छे खासे, सिग्निफिकेंट, बहुत अच्छे खासे फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट इनस्टेबिलिटी आ सकती है फॉर दी डोमेस्टिक टी इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद बिटवीन जनवरी एंड नवंबर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर मतलब 2025 की बात हो रही, 2025 में जनवरी से लेकर नवंबर तक की बात हो रही है। डायरेक्ट टी एक्सपोर्ट टू ईरान स्टूड एट, तो जो डायरेक्ट टी एक्सपोर्ट करा अपने, डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट वर्ड आ रहा है, डायरेक्ट टी आपने एक्सपोर्ट करा, डायरेक्ट ईरान को बेचा, वो कितना था? 10.69 मिलियन केजी, मतलब लगभग 11 मान लो 11 मिलियन केजी। रिफ्लेक्टिंग, ये बात रिफ्लेक्ट कर रहा है इंक्रीज ऑफ 28% कंपेयर टू दी करस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2024। तो 2024 से 2025 में हमने 28% का इंपोर्ट ज्यादा करा। अ लार्ज पोर्शन ऑफ दीज एक्सपोर्ट, कहा जा रहा है जो लार्ज पोर्शन था इस एक्सपोर्ट का, कौन सा एक्सपोर्ट? ये जो तुमने करा 11 मिलियन केजी का,
इसमें जो लार्ज पोर्शन था वो जाता था ईरानियन बायर की तरफ यूएई से होकर के। तो एक्सपोर्ट इज रूटेड थ्रू ईरानियन बायर इन दी यूएई। तो यूएई के अंदर जो ईरानियन बायर्स थे उनके थ्रू एक्सपोर्ट होता था, विच इंपोर्टेड 45 मिलियन केजी। तो देखो कितना था, 11 मिलियन था, 11 में से 45 तो ये लोग करते थे यूएई में बैठे ड्यूरिंग द सेम पीरियड। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आप देखो, अगर आप सुबह सुबह अपनी एनर्जी 1 से 1.5 घंटा रीडिंग में दे रहे हो तो रीडिंग में आपको क्या मिले? रीडिंग में आपको अपनी कंट्री के बारे में पता चले कि यार हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, ये जो वॉर हो रहे हैं इससे हमारी इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो ये, दूसरा आपकी जीए में भी हेल्प करेगा। तीसरी बात, आप रीडिंग पे ज्यादा फोकस करें। तो जब आप पहला पैराग्राफ पढ़ें तो आपने पहले पैराग्राफ में से क्या निकाला था? आपने पहले पैराग्राफ में से निकाला था कि टी इंडस्ट्री खतरे में है इंडिया की। यहां तक असम का जिक्र भी नहीं हुआ। टी इंडस्ट्री खतरे में है, क्यों? क्योंकि ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और हमारे चैनल जो है वो टूट चुके हैं। तो वो कैप भी बार बार रिवाइज हो रही है। स्नैप्ड मतलब टूट जाना। उसके बाद सेकंड में आपने पढ़ा असम को सबसे ज्यादा दिक्कत है। असम में जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते थे टी ईरान को करते थे। कितना डाटा आ गया सेकंड पैराग्राफ में, डाटा क्या, कभी डाटा की बात हो तो सेकंड पैराग्राफ पे आपको लौटाना है। 11 मिलियन केजी हमने एक्सपोर्ट करा था, जिसमें से 45 यूएई के थ्रू हो रहा था। आई होप आपको क्लियर होगा दोनों पैराग्राफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एक लाइन याद नहीं रखनी, ये लाइन नहीं, आपको सेंस समझना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगली स्लाइड, आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिए। कोई अगर कीवर्ड मिलता है तो उसको नोट डाउन करिएगा, ध्यान से उसको पढ़िएगा। अभी तक फार्म गेट वाला कीवर्ड आया नहीं है। चलो 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रीड करो फटाफट। सत्यम, आप 1 महीने से एडिटोरियल किसका पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन की खासियत देखो, 2 पैराग्राफ हो गए, एक भी कीवर्ड तुमको नहीं मिला। अब एक कीवर्ड मिला होगा। आ जाइए। देखो सत्यम मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इनके थ्रू सभी को बताना चाहता हूं कि सर रीड कैसे करें, मतलब खुद से क्या देखना होता है। कुछ नहीं देखना। जब आप रीड कर रहे हो तो जैसे मान लीजिए अब मैं रीड कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बिगिनर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं पहले एक सेंटेंस पूरा देखूंगा जहां पे फुल स्टॉप आ रहा है। ये फुल स्टॉप एक सेंटेंस है। अब मैं बिल्कुल बिगिनर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? असम इज लाइकली टू, पहले तो आप लोग को लाइकली टू का मतलब पता होना चाहिए। लाइकली टू का मतलब पॉसिबिलिटी है। तो बोला जा रहा है असम इज लाइकली टू बी हिट, तो पॉसिबिलिटी है हार्डर बाय दिस डेवलपमेंट, कि असम को हिट पहुंचेगा, मतलब असम हिट होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। किससे? दीज डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब आपको लगेगा डेवलपमेंट्स तो पॉजिटिव होता है, नहीं। डेवलपमेंट्स का मतलब होता है कोई भी हलचल हो रही है तो उसको अपन डेवलपमेंट लिख देते हैं। अगर हम एडिटोरियल लिख रहे हैं तो, या हम अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम हलचल को, कोई भी हलचल हो रही है, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको अपन डेवलपमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन से डेवलपमेंट्स? कि भाई हमारे चैनल टूट जाना,
वहां पे क्राइसिस का बढ़ना, ये सब। तो डेवलपमेंट्स, तो बोला जा रहा है असम को हिट पहुंच सकता है बाय दीज डेवलपमेंट, इन डेवलपमेंट से। क्यों भाई? बिकॉज लिखा है क्यों, क्योंकि नियरली लगभग 9% ऑफ इट्स टोटल, इट्स किसके लिए है? जब भी प्रोनाउन है कनेक्ट करो, इट्स आया असम के लिए, इट्स असम के लिए। असम टोटल टी प्रोडक्शन, जो असम का टोटल टी प्रोडक्शन है, मतलब असम में जो टोटल टी बनता है उसका जो 9% होता है, कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है? इंक्लूड होना, इंक्लूड दी ऑर्थोडॉक्स वैरायटी। कहने का मतलब ये है, मान लो असम 10 केजी टी जो है वो बनाता है, 10 केजी टी 10 केजी टी बना, 10 केजी, यार फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, मैं 100 केजी कर देता हूँ। असम 100 केजी टी प्रोड्यूस करता है, उसमें से 9 केजी, 9% कह रहा ना वो, तो 9 केजी क्या होगा? ऑर्थोडॉक्स वैरायटी वाला होगा। एंड अ मेजोरिटी ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्स टी इज एक्सपोर्टेड विथ ईरान बीइंग वन ऑफ द प्रिंसिपल डेस्टिनेशन। तो कहा जा रहा है अगर 100 केजी टी बनी है तो 100 केजी में से 9 केजी जो होगा उसमें ये वाली वैरायटी होगी, ऑर्थोडॉक्स वाली वैरायटी। अब इस बाकी सारी और कोई दूसरी वैरायटी होती होगी, ये जो 9 केजी वाली वैरायटी है इसमें से ज्यादातर कहां जाता था? एक्सपोर्ट होता था। कहां पे एक्सपोर्ट होता था? ईरान में ही होता होगा। एक्सपोर्टेड विथ ईरान, ईरान के साथ, सॉरी इज एक्सपोर्टेड, ये एक्सपोर्ट होता था, कोमा लगा हुआ है, तो विथ ईरान बीइंग वन ऑफ द प्रिंसिपल डेस्टिनेशन, और ईरान जो था वो इसमें से सबसे मेजर डेस्टिनेशन बना हुआ था। अब मान लो ईरान ही चले गया तो ये जो 9 केजी है ये खराब हो जाएगा, क्योंकि 9 केजी सबसे ज्यादा ईरान लेता था, अब ईरान तो ले ही नहीं रहा है, तो अब इस 9 केजी का क्या होगा? और ये जो 9 केजी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन लोगों का क्या होगा? तो यही सवाल है आपका। इन द इवेंट ऑफ डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, कहा जा रहा है ऐसे सिचुएशन में, इन द इवेंट मतलब इस इवेंट में, सिचुएशन में, जब एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, एक्सपोर्ट के अंदर जब डिक्लाइन आ रहा है, तो ये डैश हटाओ एक बार, ये तो फालतू की बातें हटा दी। अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ टी वुड बी डाइवर्टेड टू डोमेस्टिक मार्केट। तो कहा जा रहा है इन द इवेंट ऑफ, इस केस में जब डिक्लाइन आ रहा है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट हम ज्यादा नहीं कर पा रहे, ये 9 केजी अब अपन बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, तो बोला जा रहा है अ लार्जर वॉल्यूम, अब ये 9 केजी घर में ही बांटना पड़ेगा, ऑफ टी वुड बी डाइवर्टेड टू दी डोमेस्टिक मार्केट। अब ये बाहर तो नहीं जा रहा, तो इसको घर में ही सेल करने की कोशिश करी जाएगी, फिर 9 केजी खराब हो जाएगा फिर तो ऐसा। अब जो आपने डैश वाला छोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। विच नाउ अपीयर्स इमिनेंट, जो कि अभी ऐसा अपीयर हो रहा है कि जो कि होने को है, इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन। तो डिक्लाइन जो है एक्सपोर्ट के अंदर वो होने को है, डिक्लाइन आएगी एक्सपोर्ट में, क्योंकि वहां पर क्राइसिस चल रहा है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि 9 केजी हम बाहर नहीं बेच पाएंगे, अब इस 9 केजी को डोमेस्टिक मार्केट में ही डाइवर्ट करना पड़ेगा। दिस वुड, देखो मैं इसको छोड़ रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, आपको भी ऐसे इग्नोर करना है। दिस वुड क्रिएट एन इम्बैलेंस इन डिमांड सप्लाई इक्वेशन, इससे क्या होगा? डिमांड सप्लाई इक्वेशन में इम्बैलेंस आ जाएगा, एडवर्सली अफेक्टिंग प्राइस रियलाइजेशन एट द फार्म गेट लेवल। तो कहा जा रहा है फार्म गेट लेवल पे क्या होगा? इसके प्राइस को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। अब फार्म गेट लेवल क्या होता है इसको समझिए। फार्म गेट लेवल, मान लो ये गेट है, ये गेट के बाहर की जो दुनिया है इसको अपन क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। और गेट के अंदर की दुनिया को, गेट के अंदर की दुनिया को हम फार्मर कहते हैं। ये फार्मर, ठीक है भाई, ये फार्मर। अब क्या बोला जा रहा है? फार्म गेट प्राइस को इंपैक्ट होगा, मतलब फार्मर के पास जो 9 केजी पड़ा है वो 9 केजी बाहर नहीं जा रहा, सड़ेगा, वेस्ट होगा। अब मार्केट में पहुंचाने से पहले यहां पर लगेगी इसकी बोली प्राइस। तो मार्केट के अंदर तो भाई जो ऑर्थोडॉक्स वैरायटी है उसकी तो डिमांड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, ऊपर पढ़ा अपन ने, इसमें से ज्यादातर जो पोर्शन था वो बाहर जाता था। तो अगर वो ज्यादातर पोर्शन बाहर जाता था तो हम ये कह सकते हैं इंडिया में उसकी डिमांड कम होगी, या इंडिया में कम ही जाता होगा। 9 केजी में से ज्यादातर अगर बाहर जाता था तो अब पूरा 9 केजी अगर मार्केट में डालोगे तो मार्केट में एकदम से सप्लाई ज्यादा होगी। तो जब सप्लाई ज्यादा होगी, कोई पूछने वाला नहीं है इसको, ऑर्थोडॉक्स टी को कोई पूछने वाला ही नहीं है मार्केट में, तो फार्मर को रेट गिरानी पड़ेगी। तो इसका इंपैक्ट इस पे आएगा, फार्मर पे आएगा। आई बात समझ में?
तो इसी को अपन कहते हैं फार्म गेट लेवल। तो फार्म गेट लेवल के ऊपर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट आएगा। असम अकाउंट फॉर, जब भी अकाउंट फॉर आ जाए मतलब इक्वल टू, असम इक्वल टू अबाउट 50% ऑफ कंट्री टी टोटल टी प्रोडक्शन। कह रहा है जो असम है, सिर्फ असम असम, पूरे इंडिया में जो टी बनती है उसका 50% असम में बनता है। एंड रिमेन्स अ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, और ये सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है लिवलीहुड मतलब रोजमर्रा की जिंदगी का, फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो कहा जा रहा है अगर 50% पूरे इंडिया में टी जो प्रोड्यूस हो रही है वो असम बना रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां लोग भी ज्यादा लगे होंगे। तो जब लोग ज्यादा लगे होंगे तो उनकी लिवलीहुड, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी इस पर चल रही होगी। तो अगर ईरान की वजह से टी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा तो असम में इंपैक्ट आएगा। असम में इंपैक्ट आएगा तो असम में क्या होगा, लोगों के पास पैसों की कमी आएगी क्योंकि उनको सस्ते में बेचना पड़ेगा। वो लोग जो भी हिसाब लगा करके बैठे थे वो हिसाब एकदम से नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक स्टेट पे भी इंपैक्ट पड़े तो। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपने क्या पढ़ा, यहां पर आपने पढ़ा कि इससे दिक्कत क्या आएगी। अब हम आ रहे हैं लास्ट के पैराग्राफ पे। जाहिर सी बात है लास्ट का पैराग्राफ है तो कंक्लूजन, कंक्लूजन में सॉल्यूशन ज्यादातर देखने को मिलता है अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सॉल्यूशन बताया है क्या, देखते हैं, पढ़ते हैं। दी अनफोल्डिंग ईरान क्राइसिस, तो अनफोल्डिंग का मतलब ईरान क्राइसिस जब अनफोल्ड हुआ, ईरान क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, अनफोल्ड होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। नेसेसिटेट, तो जरूरी है री एग्जामिनेशन करना एक्सपोर्ट पॉलिसी को। लो भाई, अब ऑथर सॉल्यूशन बता रहा है। ऑथर कह रहा है कि अब जरूरी हो गया है क्योंकि ईरान का क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है, अब जरूरी हो गया है कि भाई री एग्जामिनेशन करो आप जो आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी है बाय द स्टेट टी इंडस्ट्री, सो दैट क्योंकि जिसकी वजह से पोटेंशियल लॉसेस कैन बी ऑफसेट, जो पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं उसको ऑफसेट किया जा सके। ऑफसेट का मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, कहीं लॉस तो कहीं से प्रॉफिट निकाल लो, थ्रू द एडॉप्शन ऑफ प्रैग्मेटिक एंड डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी। कैसे आप करोगे? थ्रू एडॉप्शन करोगे किसका? प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल और डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी का। वाइल असम टी एक्सपोर्ट्स आर एनकाउंटरिंग सीरियस डिफिकल्टीज, कह रहा है हालांकि असम टी एक्सपोर्ट्स आर एनकाउंटरिंग सीरियस डिफिकल्टीज, हालांकि असम अभी एनकाउंटर कर रहा है, असम सामना कर रहा है सीरियस डिफिकल्टीज का, लेकिन वहीं श्रीलंका अनदर मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑर्थोडॉक्स टी टू ईरान। तो अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ऑर्थोडॉक्स टी प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन है, तो श्रीलंका भी और असम भी है। तो कहा जा रहा है श्रीलंका भी सेम यही वैरायटी को एक्सपोर्ट करता है ईरान को। डज नॉट अपीयर, अब देखो आपने डैश को हटाया नहीं तो कितनी दिक्कत होगी, वापस से पढ़। वाइल, हालांकि असम टी एक्सपोर्टर्स आर एनकाउंटरिंग, जो असम टी के एक्सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर झेल रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं सीरियस डिफिकल्टीज को, फेस कर रहे हैं सीरियस डिफिकल्टीज को। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका, ये कोमा एक बार हटा दे, जो श्रीलंका है डज नॉट अपीयर टू बी फेसिंग अ सिमिलर डिग्री ऑफ मार्केट डिक्लाइन, लेकिन श्रीलंका सिमिलर डिग्री फेस नहीं कर रहा, वो आपसे कम डिग्री फेस कर रहा है। और यहां पर बताया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि श्रीलंका भी एक मेजर एक्सपोर्टर है ऑर्थोडॉक्स टी का जो ईरान भेजता है। पॉसिबली, अब रीजन बताया जा रहा है ऐसा क्यों है, पॉसिबली ऐसा हो सकता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट की जो स्ट्रेटेजी है वो अलग होगी हमारी एक्सपोर्ट की स्ट्रेटेजी से। जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी हैज लॉन्ग बीन नोन टू इन्फ्लुएंस, बोला जा रहा है जो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी है हैज लॉन्ग बीन नोन टू का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी है मतलब जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है। अब जियोपॉलिटिकल क्या होता है? जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है जगह से रिलेटेड, आप कह सकते हो। बोला जा रहा है टू इन्फ्लुएंस ट्रेड और कॉमर्स, वो ट्रेड और कॉमर्स को इन्फ्लुएंस करता है मतलब इंपैक्ट डालता है। एंड द वर्नेबिलिटी ऑफ असम टी इंडस्ट्री टू सच एक्सटर्नल शॉक्स वंस अगेन हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। तो कहा जा रहा है जो वर्नेबिलिटी है असम की टी इंडस्ट्री की
कि असम का टी इंडस्ट्री कितना वनरेबल है, कितना नाजुक है। ये कहीं ना कहीं वंस अगेन हाईलाइट कर रहा है कि अर्जेंट जरूरत है यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। मतलब यहाँ पर आपका जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट जो भी आपका मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई करो, एक पे निर्भर मत रहो। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है। तो पहला सॉरी, इसमें क्या था, क्यों हो रहा है, इसमें क्या था कि भाई क्या करें। दैट्स इट, ये था हमारा आज का पूरा आर्टिकल। किसी को कोई दिक्कत बताओ, कैसा लगा आज का एडिटोरियल। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। आप खुद बताओ, जो मैं आपके लिए एडिटोरियल के टॉपिक्स ला रहा हूं, आपको लग रहा है ना वो एग्जाम रेलिवेंट है। जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उनको पता है एक ऐसे ही टॉपिक पे आरसी आता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो यहां से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। तो आपको ये पूरा पैसेज पढ़ के, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। वो क्वेश्चन है नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैंने अभी अभी अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाया। मान लो आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस आरसी को पढ़ने के बाद कि आप बताओ मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम क्या है, आसाम की मेन प्रॉब्लम क्या है। एक एक नहीं, हाँ एक वर्ड में आंसर दो, सिर्फ एक वर्ड में आंसर दो, क्या है आसाम की मेन प्रॉब्लम क्या है, एक वर्ड में आंसर दो। पॉलिसी। क्या बात है, किसने लिखा है, परम सिसोदिया। पॉलिसी बेकार है, और पॉलिसी बोलना ठीक नहीं रहेगा, एक्सपोर्ट पॉलिसी बोल देते हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी बेकार है। या हम ये भी कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एक्सपोर्ट पॉलिसी। एक वर्ड तो नहीं, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एक्सपोर्ट पॉलिसी, यही होता है इंग्लिश में। अगर आपने पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ा है, आपने नस पकड़ ली इसकी। नस क्या है यार, तुम्हारी एक्सपोर्ट पॉलिसी बेकार है। क्यों? क्योंकि आप श्रीलंका को देखो, श्रीलंका में इतनी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं आई? क्योंकि श्रीलंका के पास जो थी वो एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी अलग होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा उसके पास। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो अब अपन करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। पॉलिसी में कमी, पहला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या हो। सौरभ पूरा टाइम टेबल बताऊंगा कब क्या कैसे होगा, वेट करो थोड़ा सा बस। ये आंसर वही दे पाएगा जो क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सुनो। आर्ग्यूमेंट किससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट था कि भाई फार्म गेट प्राइस रियलाइजेशन फॉर असम टी। ऑथर ने इसके बारे में क्या बताया था? ऑथर ने क्या कहा था, 9 kg जो है, हमने 100 kg सपोज करा था, 100 kg टोटल आसाम बना रहा है, 9 kg ऑर्थोडॉक्स टी वैरायटी वो बना रहा है। अब वो बाहर तो नहीं जा रही, वो घर में ही रहेगी, मतलब इंडिया में ही रहेगी। अब उसको इनको डोमेस्टिक मार्केट में क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक मार्केट में उसकी भाई इतनी डिमांड नहीं है, तो प्राइस कम होंगे। प्राइस कम होंगे तो किसको फर्क पड़ेगा, फार्मर को फर्क पड़ेगा। तो अब आपको इस बात को वीक कर देना है। आज वो वीक करते हैं। द इरानियन करेंसी हैज स्टेबलाइज्ड मार्जिनली इन द लास्ट 48 आवर्स थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स रिमेन डाउन। सॉरी, 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं 2 लिखा हुआ है। सुनिएगा, हमें ये बताना है फार्म गेट प्राइस को लेकर के। तो फार्म गेट प्राइस को लेकर के ऑथर का स्टांस क्या था कि फार्मर को कम प्राइस में इस ट्री को बेचना पड़ेगा। यहां पर अगर आप ए ऑप्शन को पढ़ते हैं, ए में बात ईरानियन करेंसी की हो रही है, तो क्या कहीं ईरानियन करेंसी का लेना देना फार्म गेट प्राइस से होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई ईरान में कन्फ्लिक्ट है, ईरान में तो हम भेज ही नहीं पा रहे ना। तो जब अपन ईरान में भेज ही नहीं पा रहे तो इसका मतलब उस टी को यहीं रखना पड़ेगा, टी को यहीं रखना पड़ेगा, तो उसकी प्राइस कम होगी।
तो यही तो ऑथर कह रहा है, हमें तो इस बात को वीक करना है, हमें बोलना है यहाँ पर आकर के फार्म गेट प्राइस के बारे में पॉजिटिव बात बतानी है, तो नेगेटिव बात है, हटाओ इसको। श्रीलंका है रिसेंटली डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट टैरिफ ऑन ऑर्थोडॉक्स। अगर वो टैरिफ बढ़ा देगा, कौन, श्रीलंका, तो मेकिंग देयर टी मोर एक्सपेंसिव देन इंडियन वेराइटीज। अब इसको समझना, कहा जा रहा है अगर श्रीलंका ने क्या करा कि एक्सपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया ऑर्थोडॉक्स टी का, तो जाहिर सी बात है श्रीलंका में महंगी बिकेगी इंडिया के कंपैरिजन में। लेकिन हमें बताना था कि जो भाई फार्म गेट प्राइस है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा प्राइस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईरान में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में प्राइस के बारे में बता रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं फार्म गेट प्राइस का कोई जिक्र नहीं है, तो मैं बी को भी कट कर देता हूं। देयर हैज बीन अ सडन, कहा जा रहा है यहाँ पे अचानक से एक अनप्रेसिडेंटेड सर्ज आ गया कंजम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स टी विद इन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट अमंग दी अपर मिडिल क्लास। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, अचानक से डिमांड बढ़ गई। ये क्या कह रहा था कि भाई क्रैश होगा, जो क्रैश होने वाला है। अब ये जो क्रैश होगा इससे फार्म गेट प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, मतलब फार्मर की जो प्राइस है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डिमांड कम है। हमें वीक करना था, तो हमने कहा ले भाई अचानक से डिमांड बढ़ गई, तो जब डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी तो 9 kg बाहर भले ही जाए ना जाए इंडिया में ही बिक जाएगा, और डिमांड बड़ी होगी तो फार्म गेट प्राइस पे भी इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें वीक करना था। यहाँ पर फिर यूए की बात आती है, अलग हो जाएगा। ईरान और कंसंट्रेटेड अर्बन सेंटर, ये भी अलग बात हो जाएगी। हमें फार्म गेट की बात करनी थी। क्या यहाँ तक क्लियर है, बताइए। ये एडिटोरियल कब का है और कौन से न्यूज़पेपर का है? ओके, ये एडिटोरियल द हिंदू का है और ये एडिटोरियल परसों का है ना। और जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो मैं उसमें फोटो भी डाल दूंगा कौन से न्यूज़पेपर का है। चलिए भाई, यहां तक क्लियर है आप सभी को, बताइए फटाफट। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हमको यहाँ पे बताना था इस क्रैश से दिक्कत आएगी, हमने वो दिक्कत ही हटा दी। क्या दिक्कत थी? सप्लाई नहीं है, ओ सॉरी डिमांड नहीं है, हमने डिमांड बना दी। तो जैसे डिमांड बनाई तो ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट था वो वीक हो गया, सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का एग्जाम्पल क्यों दिया? श्रीलंका का एग्जाम्पल क्यों दिया बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में, श्रीलंका को क्यों लेकर के आई? चलो चेक करते हैं आप लोग के आंसर और करेक्ट आंसर को देखते हैं। प्रूव दैट जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी डज नॉट अफेक्ट ऑल नेशन इक्वली। क्या ये बात को प्रूव करने के लिए आए थे कि जो वोलेटिलिटी है डज नॉट अफेक्ट ऑल नेशन इक्वली, कि भाई जियोपॉलिटिकल जो वोलेटिलिटी होती है वो सेम तरीके से इफेक्ट नहीं करती है? यार ये हो तो सकता है, हो सकता है, मतलब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। इसने क्या कहा था, श्रीलंका में इस डिग्री से इंपैक्ट नहीं हुआ, श्रीलंका में इस डिग्री से इंपैक्ट नहीं हुआ, इंडिया में हुआ है। तो क्या ये श्रीलंका वाली बात लाने से क्या मैं बोल सकता हूं कि ये बात ये प्रूव करती है कि जो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी है वो अफेक्ट नहीं करती है ऑल नेशंस को इक्वली, अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करती है? हो सकता है, हो सकता है, इसको डाउट में रखो, आगे बढ़ो। हाईलाइट दैट इंडिया ऑर्थोडॉक्स टी क्वालिटीज इंफीरियर टू दैट ऑफ श्रीलंका। क्या हम बोल सकते हैं कि श्रीलंका की सुपीरियर क्वालिटी हमारी खराब है? क्या हम इसलिए श्रीलंका को लाए कि श्रीलंका की क्वालिटी ज्यादा है, हमारी कम है? नहीं, ये मैं आराम से कट कर सकता हूं क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा। ठीक पे पढ़ते हैं, such as that Sri Lanka has successfully diversified its export market to exclude Iran। क्या मैं ये बोल सकता हूं श्रीलंका को लाने के पीछे रीजन रहा होगा कि हम ये बता पाए कि श्रीलंका के पास एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी है? हो सकता है, ये भी आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इधर आओ इधर आओ, श्रीलंका में यहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ ये पढ़ा था कि भाई असम तो सीरियस डिफिकल्टी से जूझ रहा है लेकिन श्रीलंका नहीं जूझ रहा है। क्यों? पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है ड्यू टू डिफरेंसेस इन एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी। हाँ भाई, ये भी आंसर हो सकता है, तो इसको भी डाउट में रखो।
तो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। डी में आ जाओ, अंडरस्कोर अ डेफिशिएंसी इन असम करंट एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी टू अ कंप्यूटर। क्या कहा जा रहा है कि ये बात अंडरस्कोर कर रहा है कि डेफिशिएंसी है असम के करंट एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी में, अगर हम कंपेयर करें तो कंप्यूटर से। यार ये भी हो सकता है, ये भी तो पढ़ा अपन ने भाई। हमारे एक्सपोर्ट में कुछ तो कमी है ना, एक्सपोर्ट की स्ट्रेटेजी में। अगर हम हमारे कंपटीटर से कंपेयर करें तो ये भी तो हो सकता है, हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेट दैट क्राइसिस इन ईरान इज नॉट एज ग्रेव एज इंडियन एक्सपोर्टर बिलीव। ये तो कभी नहीं होगा। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो। तीन तीन पॉसिबिलिटी आ रही है। अगला क्वेश्चन, इसको बताओ। हाँ भाई, आ जाओ। थर्ड, क्या बताना है आपको? ईरान क्राइसिस के बारे में बताना है, पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट बताना है, ठीक है। अ डिक्रीज इन टी एक्सपोर्ट्स टू ईरान विल इनएविटेबली लीड टू एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी। क्या टी के प्राइस बढ़ेंगे, टी के प्राइस गिरेंगे? टी के प्राइस बढ़ेंगे नहीं गिरेंगे, है ना? हाँ, टी के प्राइस गिरेंगे। दी डोमेस्टिक मार्केट विल लाइकली एक्सपीरियंस एन ओवर सप्लाई। की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके पास ओवर सप्लाई हो जाएगी टी की। हाँ, टी ज्यादा आ जाएगी ना, 9 kg। अब डोमेस्टिक मार्केट में ही रेगुलेट करना पड़ता, सॉरी डाइवर्ट करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली द ऑर्थोडॉक्स वैरायटी, हाँ ऑर्थोडॉक्स वैरायटी, लीडिंग टू अ ड्रॉप इन फार्म गेट प्राइसेस। बिल्कुल सही है। द क्राइसिस इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द एंटायर इंडियन टी इंडस्ट्री यूनिफॉर्मली। क्या यूनिफॉर्मली मैं लिख सकता हूं? देखो, पूरी एंटायर इंडियन टी पे तो इंपैक्ट डालेगी, यूनिफॉर्मली का मतलब इक्वली हो जाएगा। हम नहीं कह सकते इक्वली इंपैक्ट डालेगी, तो इसलिए मैं थर्ड को कट कर देता हूं। द इम्बैलेंस इन द डिमांड सप्लाई इक्वेशन इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ डाइवर्टिंग एक्सपोर्ट इंटेंडेड टी टू लोकल कंजम्पशन। बिल्कुल सही है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। क्लियर? चलें आगे, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाओ फटाफट। एक बार और उस क्वेश्चन को देख लेंगे, टेंशन मत लो तुम। डी में कंफ्यूजन है ना, एक बार मैं उस क्वेश्चन को और देख लेता हूं। तुम टेंशन मत लो, तुम क्वेश्चन करो आगे के। क्वेश्चन ही बहुत तगड़ा है। इसको बनाओ। फोर्थ आ जाओ। ठीक है, आ जाइए। क्या बोला जा रहा है? द स्टेटमेंट एट करेक्टली रिफ्लेक्ट द पैसेज स्टांस ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताना, ठीक है। द ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट इंटरवीन टू स्टेबलाइज द ईरानियन इकोनॉमी टू प्रोटेक्ट। बिल्कुल सही है। द स्टेट टी इंडस्ट्री शुड फोकस एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब ओनली हो जाता है, याद रखना। ओनली ऑन इंक्रीजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स। नहीं यार, मैं एक्सक्लूसिवली नहीं लिख सकता, एक्सक्लूसिवली की वजह से गलत हो गया। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर इंडस्ट्री टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट शुड बैन द एक्सपोर्ट ऑफ टी टू ईरान। यार ये भी नहीं बोल सकता मैं, तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ये रहा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, टाइटल बता दो। वन क्यों सही है, इसमें भी दिक्कत होगी क्या? रुको। The global community must intervene to stabilize the Iranian economy to protect Indian export। रुक जाओ भाई, मैं बहुत फास्ट पढ़ गया क्या? ईरानियन इकोनॉमी मस्ट इंटरवीन, ये रहा। द ग्लोबल कम्युनिटी इंटरवीन टू रिस्टोर सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी इन ईरान। ठीक है। द ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट इंटरवीन टू स्टेबलाइज
द ईरानियन इकोनॉमी टू प्रोटेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट, सही तो है। टू प्रोटेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि भाई इंडियन एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा, देखो सुनो इधर आओ एक बार, इधर आओ, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ फुल स्केल कंफ्लिक्ट कुड सीवियरली कॉम्प्रोमाइज द क्रिटिकल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन टी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जब तक ग्लोबल कम्युनिटी इंटरवीन नहीं करेगी, नॉर्मलसी नहीं लाएगी ईरान में। तो ईरान में नॉर्मलसी लाने का मतलब क्या है भाई, ईरान की इकोनॉमी को बचाना होगा। क्यों? क्योंकि ईरान की इकोनॉमी डूब रही है, हमने पढ़े थे एग्जाम्पल्स। तो अपन फर्स्ट लगा सकते हैं ना। आपको यहाँ पर क्या बोला गया ऊपर, आप सॉल्यूशन बताइए ना, क्या सॉल्यूशन है, हमें सॉल्यूशन बता रहे हैं ना। तो भाई सॉल्यूशन में हम ये कह सकते हैं ना कि भाई इनको इंटरवीन करना चाहिए। सॉल्यूशन में तो यही बताएंगे ना अपन इनको, ये थोड़ी ना बोला कि ये सेम बात लिखी या नहीं लिखी। हमें सॉल्यूशन बताने, पॉसिबल सॉल्यूशन, करेक्टली रिफ्लेक्ट द पैसेज स्टांस। पैसेज का क्या स्टांस है? पैसेज यही तो कह रहा है ग्लोबल कम्युनिटी को आना चाहिए। पैसेज यही तो कह रहा है बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है कि हम ऐसे जियोपॉलिटिकल रिस्क को खत्म करना है तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और थर्ड ही होगा। इसको बनाओ लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अरे भाई इंडियन एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे नॉर्मलसी आएगी तो इंडिया एक्सपोर्टर घट जाएगा ना। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, इंडिया एक्सपोर्टर को नहीं कर रहे वो सपोर्ट, वो लोग बचा रहे हैं, वो लोग बचा रहे हैं वहां पर उसकी इकोनॉमी को, और उसकी इकोनॉमी को बचाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा ना इंडिया एक्सपोर्टर। हमारे को सोल्यूशन बताना है, तो हम जब पैसेज लिख रहे हैं तो हम सोल्यूशन जब बताएंगे तो हम तो अपने इंडियन एक्सपोर्टर को ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन बताएंगे ना कि इंडियन एक्सपोर्टर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो भाई ग्लोबल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए, है ना, और इनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हम तो यही तो सोल्यूशन बताएंगे, हमें सोल्यूशन बताने, ये रहा एक सोल्यूशन, ये रहा एक सोल्यूशन, बात खत्म। इसको बनाते हैं। टाइटल बताना है आपको। देखो टाइटल कैसे बताओगे आप पढ़ो, जो गलत लग रहा है उसको काटो। द ईरान कन्फ्लिक्ट, हो सकता है ईरान में कन्फ्लिक्ट हुआ है। आज जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ मिडिल ईस्ट, लेकिन यहाँ पे टी का तो जिक्र ही नहीं है, ना टी का जिक्र है ना इंडिया का जिक्र है, हटा दे इसको, हटा। असम टी ट्रबल, हाँ ये हो सकता है। द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ ईरान क्राइसिस, देखो असम भी आ गया, ईरान क्राइसिस भी आ गया, ये हो सकता है। ऑर्थोडॉक्स वर्सेस सीटीसी, अभी सीटीसी क्या है? द यूएई कनेक्शन, हाउ इट इज रूटेड, यूएई के तो एक लाइन आई थी। ग्लोबल इंटरवेंशन, दी ओनली होप, ओनली होप सिर्फ यही एक होप है, नहीं हटा, बी आंसर आ गया। देखो आपने टाइटल वाला क्वेश्चन भी उड़ा दिया। क्या क्लियर है आप सभी को? कैसा लगा आज का एडिटोरियल आप लोगों को? अब एक काम करते हैं, अपन आते हैं उस क्वेश्चन पे, ठंडे दिमाग से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। हो सकता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर गया हूं या आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो वाक्य में। एक बार और ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आ जाओ, ठीक है। पहले दिमाग को ठंडा कर लो, सुनो। ऑथर ने श्रीलंका का एग्जाम्पल क्यों दिया? ठीक है, देखते हैं क्यों दिया। मैं वापस आपको श्रीलंका पे लेकर चलता हूं। श्रीलंका का है, ये रही श्रीलंका, लो इधर। हमने पढ़ा यहाँ पर कि जैसे जैसे ईरान का क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है तो जरूरी है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी को क्या करो, री एग्जामिन करो। मतलब हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी में दिक्कत है, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी में दिक्कत है, ठीक है। अब असम डिफिकल्टी फेस कर रहा है, श्रीलंका नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी अलग है, और जो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी होती है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है ट्रेड को और कॉमर्स को। तो वर्नेबिलिटी देखते हुए हमारे असम इंडस्ट्री की, हमारी जो असम टी इंडस्ट्री उसको देखते हुए, तो हमें अर्जेंट जरूरत है हमारे एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब जब मैं ये लाइन पढ़ा हूं तो मुझे ऐसा लगा श्रीलंका को इसलिए लाया गया क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो ईरान में नहीं हो रहा है सिर्फ,
मतलब वो लोग ऑर्थोडॉक्स टी को सिर्फ ईरान में नहीं और भी कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी हमारे से अलग है, यही रीजन मेरे को दिखता है। अब हमारे को बताना है ऑथर ने एग्जाम्पल क्यों यूज करा। प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए कि जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी अलग अलग तरीके से इंपैक्ट डालती है, नहीं। हम श्रीलंका को इसलिए लेकर के आए क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी अलग है, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी अलग है। तो हम कहीं पर भी यहाँ पर इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। श्रीलंका को लाने का मतलब ये थोड़ा था कि हम दोनों का इफेक्ट बता रहे, नहीं। हम दोनों की एक्सपोर्ट पॉलिसी पे यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए श्रीलंका को लाए। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। सजेस्ट दैट श्रीलंका है सक्सेसफुली डाइवर्सिफाइड इस एक्सपोर्ट मार्केट टू एक्सक्लूड ईरान। कहीं ना कहीं सक्सेसफुली वर्ड पे डाउट रखते हैं पर, लेकिन ये आंसर हो सकता है। अंडरस्कोर अ डेफिशिएंसी इन असम करंट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी कंपेयर टू अ कंपटीटर, ये भी आंसर हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेट दैट क्राइसिस इन ईरान इज नॉट, इसको हटा दो, या तो सी है या तो डी आंसर। अब आप एक बार और आंसर बताओ अपना, आपका क्या आंसर, फिर अपन इसका करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं। इसका आंसर फाइनली जो मैं लगाने जा रहा हूं वो अब डी लगाने जा रहा हूं। पहले मैंने खुद ने आंसर गलत क्यों दिया, क्योंकि मैंने इस वर्ड को ध्यान से पढ़ा नहीं। सक्सेसफुली बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसको अपन कह सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे हम इसको कहेंगे। डी आंसर इसका करेक्ट होगा, डी आंसर ही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं कह सकते कि उसने सक्सेसफुली डाइवर्सिफाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर आओगे तो यहां पर पढ़ा है इसको इंपैक्ट हुआ है, लेकिन उस डिग्री से नहीं हुआ है। देखो, डज नॉट अपीयर टू बी फेसिंग अ सिमिलर डिग्री, मतलब इंपैक्ट तो हुआ है लेकिन सिमिलर डिग्री पे नहीं हुआ। तो अगर इंपैक्ट हुआ है तो सक्सेसफुली वर्ड नहीं आ सकता। सक्सेसफुली के कारण हमें इसको कट करना होगा। जो स्टूडेंट डी पे अड़े हुए थे, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से पैसेज को पढ़े। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन जब होते हैं तो गलती हो जाती है, लेकिन ऐसे डिस्कशन से हमारा आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए। ठीक है, अब मैं आप लोग को जब पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ के अंदर है ना, कहाँ है, देखो पीडीएफ के अंदर जब मैं आपको दूंगा तो मैं आप लोग को सिर्फ आंसर दूंगा, है ना, क्वेश्चन नहीं दूंगा। क्यों नहीं देता हूं मैं? क्योंकि जब जब मैंने पीडीएफ डाली है तब तब मेरे पास स्क्रीनशॉट आया, सर देखो इस फलाना कंपनी के मॉक में आपका आरसी एज इट इज डाल दिया, एज इट इज आरसी डाल दिया। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर दे दूंगा। जब आप आंसर देखोगे तो उसमें रेफरेंस लाइन भी लिखी होगी कि क्यों हमने ये आंसर दिया। तो आपको सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे देखो आंसर्स मिल जाएंगे। एक मिनट, इसका आंसर हाँ डी है भाई, डी है ना, डी अपन ने सही पकड़ा था। उसके बाद सेकेंड और फोर्थ है, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड है, उसके बाद आई थिंक बी है। तो ये मैं आप लोगों को दे दूंगा जिससे कि आप लोग अपने चीजों को चेक कर सकें। बाकी आप बताइए आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा? अगर एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन होगा, देखो एग्जामिनर कभी भी इतने क्लोज ऑप्शन फिर भी नहीं बनाएगा। अगर फिर भी बनाता है तो हम स्किप कर देंगे। बाकी यहां पर हमने कुछ चीज सीखी ना, क्या चीज सीखी? सक्सेसफुली नहीं बोल सकते अपन, यहाँ पे एक्चुअल में ये वर्ड था जिसकी वजह से हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, सक्सेसफुली। अब मैं वापस से आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं, सुनो। अगर आप आरबी ग्रेड बी, अगर आप यूपीएससी, अगर आप कैट, अगर आप बैंकिंग, अगर आप एसएससी और जितने भी ऐसे एग्जाम है जिसमें हाई लेवल के रीडिंग इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरा एडिटोरियल कर सकते हैं। मेरी पेड क्लास करने की भी जरूरत नहीं है। और बोलो, ये खुद अपने आप में पेड क्लास है। अगर आपको रीडिंग सीखनी है, आरसी सीखना है, तो ये मेरी पेड क्लास है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी पेड क्लास। मैं कह रहा हूं आपको मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपने एडिटोरियल मेरा कर लिया। इस लेवल का एडिटोरियल होता है, ठीक है। और
अगर आपसे नहीं बन रहा है कुछ दिन रुको, कोशिश करो बनाने की। अभी मैं वैसे भी रेगुलर नहीं हूं, जैसे आज मैंने क्लास ले ली आपके ट्यूटोरियल की, अब मैं कल नहीं ले पाऊंगा, मैं परसों लूंगा। आपको पता है ना मेरे साथ प्रॉब्लम है, अभी हाथ पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, तो मैं एक दिन क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में मुझे 2 क्लासेस लेनी होती है, एक पेड क्लास भी लेनी होती है। तो आज लिए कल नहीं ले पाऊंगा, फिर परसों लेंगे, ऐसे अपना चलेगा अभी, है ना। मुझे लगता है इस मंथ ऐसा ही चलेगा। तो आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, अगर आप न्यू थे तब भी बताइएगा। और जाने से पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, एक्चुअली ये पोस्टर, अब ये ऑफर तो एंड हो गए हैं, मेरे पे अभी न्यू पोस्टर है नहीं, तो मैं आपको सीधा वेबसाइट से दिखा देता हूं। आप जब वेबसाइट पर आओगे, है ना, यहाँ पर ये रहा लर्निंग नीति पे जब आप जाओगे तो लर्निंग नीति पे आपको न्यू ऑफर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग लर्निंग नीति से जा करके, अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो इंग्लिश 839 का है। अगर आप सभी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, सभी टीचर की प्राइजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आप सभी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप एलीट भी ले सकते हैं, 2399 का है। कूपन कोड स्टडी 40 आपको लगाना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है, कुछ पूछना है तो आप इस मोबाइल नंबर पे पूछ सकते हैं, है ना। अभी हम पेड क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, अभी पेड क्लास के अंदर भी मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे आरआरबी क्लर्क मींस ले रहा हूँ। आरआरबी क्लर्क मींस की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, आज भी एक क्लास मैं लगाऊंगा। ठीक है, पेड क्लास का टाइम 1 बजे का है, 1 बजे हम पेड क्लास लेते हैं, आरआरबी क्लर्क मींस चल रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कूपन कोड स्टडी 40 लगा सकते हैं, 40% का आपको डिस्काउंट सभी पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बाय करना है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, कोर्सेज पे जा सकते हैं, देख सकते हैं अंदर क्या क्या चीजें हैं, सभी के यहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं, है ना। अभी मैं लॉग इन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लॉग इन हो नहीं रखा है मेरा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एडिटोरियल, उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा। और एक इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा। और अगर मैं कभी एडिटोरियल नहीं ले रहा हूं तो आपको ही पता है मैं एडिटोरियल कभी भी दिन के हिसाब से नहीं करवाता, जैसे आज 21 तारीख है, 21 तारीख वाला एडिटोरियल करवाओ, नहीं, मैं करवाता हूँ टॉपिक के हिसाब से। अब वो टॉपिक मुझे चाहे आज मिले, कल मिले, परसों मिले, मैं एडिटोरियल टॉपिक वाइज करवाता हूँ। तो आप बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, सब कुछ आप लोग यहाँ पर जाकर के। और हाँ, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, और कोई डाउट किसी का बताइए। देखिए, जो स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कुछ अगर पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल की आईडी भी यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरी टेलीग्राम चैनल की आईडी है @वरुण चित्रा 41। ठीक है, ये भी टेलीग्राम आईडी, आप इस पर जोड़ सकते हैं। बिगिनर देखो, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल जो फाउंडेशन बैच है वो आपका फरवरी में आएगा, है ना। इस मंथ मैं आरआरबी क्लर्क मींस करवा रहा हूं, और इस मंथ मेरी जो हैंड है वो भी रिकवर हो जाएगा। तो आपको पता है अगर बैच स्टार्ट करना है तो उसमें बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स लगेंगे, तो उसके लिए मेरे को पूरा सही होना जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।